मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आज जो एक खास शख्सियत आप लोगों के साथ मुखातिब होने वाली हैं, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक के रूप में डॉक्टर अशोक यादव आज इंदौर टाइम्स स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। दोस्तों, आमतौर पर इंदौरिया टाइम्स जिस तरह की पहल करता रहा है उसके अंतर्गत ये दूसरा मौका है जबकि हम आज वर्तमान कांग्रेस सरकार के आखिरी बजट से पूर्व चर्चा करने वाले हैं। जो राइट टू हेल्थ वाला जो मैटर अभी आने वाला है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर पार्टी के पक्ष या विपक्ष को जानने के साथ साथ एज ए चिकित्सक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर राइट टू हेल्थ विधेयक के पास हो जाने के बाद चिकित्सक और पेशेंट के बीच में किस तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं, ये हमारी आज की टॉक का एक विषय रहेगा। और आखिर एक निजी चिकित्सालय के अंतर्गत जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यदि उसके पास नहीं भी होती हैं तो भला वो पेशेंट को अटेंड कैसे करेगा, और यदि पेशेंट को अटेंड नहीं भी कर सकता है तो वो रेफर क्यों नहीं कर सकता, और यदि उसने रेफर किया तो आखिर सरकार किस तरह से उस हॉस्पिटल से पेश आएगी, उस चिकित्सक के ऊपर कौन सी गाज गिर जाने वाली है। ऐसी बहुत सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये राइट टू हेल्थ है क्या। देखिए राकेश जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी जो भी आजकल बोल रहे हैं उनके भाषा का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि इस तरह की जो लूट मचा रखी है शब्द, एक तरह से एक जो आम पेशेंट्स होता है, आम नागरिक होता है प्रदेश का, उसके मन में एक अलग तरह की धारणा प्रोड्यूस कर देता है। वो धारणा ये बन जाती है कि क्या सच में इन लोगों ने लूट मचा रखी है। जब कोरोना जैसी महामारी के अंदर डॉक्टर्स ने स्टार्टिंग में बिना किसी फीस के और बिना मेडिसिन के चार्ज किए हुए उनको सुविधाएं दी, और इस कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के अंदर, वैश्विक डिजीज के अंदर जहां पूरा देश त्राही मान था, उस समय डॉक्टर्स ने आगे बढ़ के और अपनी जान जोखिम में डाल के उन लोगों का इलाज किया, सब लोगों का। और आपने देखा होगा कि इस मुहिम के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स भी मारे गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। और आपका सीएम इस तरह की भाषा बोल रहा है कि लूट मचा रखी है, ये बहुत ही अशोभनीय भाषा है एक सीएम के लिए, एक राज्य के मुखिया के लिए। लेकिन पिछले दिनों क्या है कि सीएम साहब की भाषा के ऊपर कभी भी नियंत्रण नहीं रहा। वो पहले भी इस तरह बोलते रहे, वो आम डॉक्टर्स के लिए तो ये भाषा बोल ही रहे, वो अपने एक नेता के लिए जो उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता है, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी था और एक बड़ा चेहरा इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा लंबे कार्यकाल में, उसके लिए इस तरह की भाषा का शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि ये तो निकम्मा है, इनको तो स्मार्ट है, ओनली सिर्फ अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता है, और इनकी रगड़ाई नहीं हुई। अब देखिए, इस तरह की भाषा अगर एक सीएम यूज करेगा तो हम समझ सकते हैं कि सीएम की मनोदशा इस समय क्या होगी, और उनका जो एक माइंड का स्तर मालूम चलता है कि इससे उनका स्तर बहुत ही नीचे के पायदान पर चला गया है। और जो डॉक्टर एक सामान्य पोस्ट पर होता है, अपने घर परिवार की सभी समस्याओं को छोड़ के, उनके घर परिवार में भी समस्याएं होती होंगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं, उन सबको दरकिनार करके वो एक मरीज की पूरे मन और पूरे माइंड और पूरी हर शक्ति के साथ उनका इलाज करना चाहता है। अच्छा, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, और आपने भी बोला कि कोविड के टाइम पर उस भगवान का साक्षात्कार करने का मौका लोगों को मिला, साक्षात उन्होंने देखा। बहुत से चिकित्सकों ने, बहुत सीनियर चिकित्सकों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की टिप्पणी पे निसंदेह पूरे प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरा देश इसके ऊपर जवाब चाहता था कि आखिर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी, फिर भी ऐसी हुई। आप पार्टी की बात यदि हम करें तो आपने अभी सचिन पायलट का जिक्र किया कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की भाषा या शब्दावली का प्रयोग करता है। यहाँ सवाल निश्चित रूप से ये आता है कि अभी सरकार का अंतरिम बजट जो है वो सामने आने वाला है, और उस बजट में, इसमें क्या, हर एक बजट में सत्ता पक्षीय जो सरकार होती है वो लोक लुभावने वादे भी करती है, बजट भी लाती है, सुविधाएं भी देती हैं, लेकिन कितनी रेगुलाइज हो पाती हैं, वो अपने लिए कितना जोखिम ले रहे हैं और आने वाली दूसरी सरकार के लिए कितना जोखिम रख छोड़ के जाने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ सरकार रिपीट करने की बात कर रही है, ऐसी स्थिति में वो एक एक वर्ड को यदि इस तरह से अपने विरोध में ले जाकर खड़ा करेंगी तो क्या सरकार रिपीट कर पाएगी? नहीं, सरकार बिल्कुल रिपीट नहीं कर पाएगी।
और दूसरा इस तरह की आप इनके जो चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा जी का, उन्होंने एक दिया कि हमें आम नागरिक वोट देता है, डॉक्टर्स नहीं देता। मैं आपके जरिए उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ और आपसे भी ये, क्या डॉक्टर आम आदमी नहीं होता? डॉक्टर वोट डालने का राइट नहीं होता? डॉक्टर भी एक आम आदमी है। क्या है ये पॉलिसी, क्या है? राइट टू हेल्थ एक पॉलिसी इस तरह की है कि हर आदमी को, जो नीचे के पायदान पर बैठा हुआ है, सबसे नीचे पायदान पर जो आदमी बैठा है, उसको एक पूर्ण रूप से कंप्लीट इलाज मिलना चाहिए। अब अगर वो आदमी चाहे सक्षम नहीं है, सपोज करो पैसे से सक्षम नहीं है, वो जाने आने में सक्षम नहीं है, या और किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, तो सरकार उसको उस लेवल पर, उस ग्राउंड पर पहुंच के वो सारी सुविधाएं देते हुए और उसका इलाज करे। इसको हम एक बहुत ही, मैंने एक शॉर्ट शब्दों में कहा कि राइट टू हेल्थ है। सपोज करो उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार पैसा प्रोवाइड कराए, सपोज करो उसके पास साधन नहीं है तो सरकार साधन प्रोवाइड कराए, उसको जिस भी तरह की बीमारी हो उस बीमारी का संपूर्ण इलाज उस नीचे के पायदान के ऊपर बैठे हुए आदमी को मिलना चाहिए। दिस इज ए राइट टू हेल्थ। लेकिन आप एक चीज जो इन्होंने ये राइट टू हेल्थ का दिया, और इन्होंने कहा कि साहब हम जो सरकार जो है डॉक्टर्स को है वो इलाज करना पड़ेगा, रेफर नहीं करेगा। जो चिकित्सक जिस चिकित्सा में उसका संपूर्ण नॉलेज होगा, जिस चिकित्सक को उस बीमारी की पूर्ण जानकारी होगी, वो उसी बीमारी का इलाज करेगा। वो कहता है नहीं, हम तो, आप रेफर नहीं कर सकती। अगर मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, मैं तो हार्ट का इलाज करूंगा, अगर मेरे पास कोई हड्डी वाला आ गया तो मुझे रेफर करना पड़ेगा, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए। इन्होंने इस बिल को बहुत ही अंधेरे में रखा है, और एक सरकार ने ऐसा प्रेशर डाल दिया है प्राइवेट डॉक्टर्स पर स्पेशली कि आप किसी भी चिकित्सक को पेशेंट को भेज नहीं सकते, उसका पूर्ण इलाज करेंगे, चाहे आपके वहां सुविधाएं हो नहीं हो। तो इनको पूर्ण रूप से उस बिल के अंदर सारी चीजें लिखनी चाहिए, पर इन्होंने कहीं भी नहीं लिखी। अब ये कह रहे साहब परवर समिति के पास में हम रखेंगे, और वहां पर अब जब इलाज तो चिकित्सक करेगा, तो उसको बताइए तो सही कि इस तरह का इलाज की संभावनाएं हैं और ये करना है, और आपके नॉलेज में। अब सपोज करो छोटी क्लिनिक भी है, उसके ऊपर सारी जांचें नहीं होती, एक्सरे नहीं हो सकते, पर चिकित्सक तो योग्य है, तो वो उस लेवल पर जाके उस बीमारी का इलाज करेगा। अगर मेरे क्लिनिक के ऊपर एक्सरे की सुविधा नहीं है, सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं सोनोग्राफी कर भी नहीं सकता, तो मुझे रेफर करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। अब इन्होंने डरा के क्या रखा है कि अगर ये भेजेंगे तो इनके खिलाफ ये एक्ट लगा देंगे। तो एक आम चिकित्सक उस डर और भय में इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, क्या जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने सरकार को इस बात ही बताया उन्हें कि इस तरह का बिल यदि आप लाएंगे तो पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पैदा होंगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, राजस्थान का सीएम है तो उसके पास पूरी एक यूनिट होती है जो इस तरह की सलाह देती है, लेकिन इन्होंने शायद उस सलाह को दरकिनार कर दिया, माना ही नहीं। इनके जब दिमाग की आप गंदगी देखे ना कि ये भरा हुआ है कि इन्होंने प्राइवेट चिकित्सकों ने तो लूट मचा रखी है, तो लूट मचा रखी। जब ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो कैसे उनकी बात सुनेंगे? वो तो इस बिल के माध्यम से चिकित्सक के ऊपर एक नकेल कसना चाहते हैं, और डर के साए में इलाज नहीं होता। अब जब आदमी सोचेगा कि मेरे ऊपर ये लग जाएंगे, ये केस लग जाएंगे, तो वो वैसे ही वह भाग जाएगा। इससे क्या होगा, जिस आदमी को एक प्राथमिक लेवल पर इलाज मिलना चाहिए वो डॉक्टर इलाज करने से डर जाएगा जी। छोटी क्लिनिकें बंद हो जाएंगी, आपको हर छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़ी जगह जाना पड़ेगा, बड़ी जगह भीड़ बढ़ जाएगी, वहां वो व्यवस्था बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि आपको अगर छोटी बीमारी है तो छोटे लेवल पर ठीक हो सकती है। तो इस बिल के अंदर इन सब चीजों को लेके आईएमए ने विरोध किया है। आज देखिए हर जगह डॉक्टर्स विरोध में क्यों है? डॉक्टर्स का पेशा क्या है? इलाज करना, उसकी रोजी रोटी क्या है? उस मरीज से इलाज करके अपना जीवन यापन करना। वो उससे दूर क्यों भागेगा? लेकिन डर, भय, उसके खिलाफ इस तरह की जो ये इन्होंने धाराओं का वहां पर संज्ञान लिया है और जैसा भय दिखाया, उस डर के मारे आज चिकित्सक इलाज के बजाय रोड पर आया हुआ है। यानी एक पेशेंट का राइट है कि उसकी हेल्थ सुरक्षित हो, हेल्थ इज वेल्थ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये बात सरकार ने अपने राजकीय चिकित्सालयों पे लागू करके अपनी ही सीएससी पीएससी को समृद्ध करके भला क्यों नहीं लागू की? इस पे उन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उन्होंने जो ये बात की है, जो या तो इलाज करेंगे नहीं, जैसा कि आपने कहा बंद हो जाएंगी वो, और यदि इलाज करेंगे तो जान का जोखिम तो पेशेंट का है।
वो जिंदगी तो नहीं लौटेगी। आप चाहे उस हॉस्पिटल को बंद कर दें, उसकी सुविधाओं को बंद कर दें, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ वो कैजुअलिटी हुई उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात आप देखिए, आज भी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। अब कल का भी आप देखिए धरना है विधानसभा के सामने कि जो चिकित्सक जब बहुत ज्यादा खाली पड़े हुए तो उनका सबको क्यों नहीं भर्ती करते, और उस लेवल पर वो एक ही छत के नीचे उनके पास सारे संसाधन हैं, वहां पर इलाज की क्यों नहीं गारंटी लेते, ये वहां करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ एक मानसिकता है कि ये लूट मचा रखी है इसलिए इनको डराया जाए, और कोई मानसिकता नहीं है इसके पीछे। वो उनकी छोटी सोच है और उनकी आपसी लड़ाई है, और उनके अंदर अब एक डर और भय का माहौल पैदा हो गया है। इस तरह की ये ओछी बातें कर रहे हैं। नहीं तो इनको सरकार को अपने लेवल पर ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकालकर जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पर ये सब करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीएम साहब और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके सरकार के बस में अपने चिकित्सक तो हैं नहीं, और वो सारा गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? प्राइवेट चिकित्सकों पर निकाल रहे हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में एक छत के नीचे सारी सुविधाएं होना असंभव है, असंभव है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सरकार से कोई ऐड नहीं मिल रही, और आदमी का राइट है कि उसको हेल्थ से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन वो देगी कौन? सरकार। और सरकार जब फेल हो जाती है तो वो अपना गुस्सा किस पर निकालती है? प्राइवेट चिकित्सकों पर। ये है सबसे पीछे। क्योंकि अभी सरकार कांग्रेस की है, वो बेशक चाहें कि हमारी सरकार रिपीट कर रही है, लेकिन यदि राइट टू हेल्थ की आज आप पैरवी, उसके विरोध में यदि आज आप हैं और कल सरकार आपकी आती है, तो क्या तब भी आपका जज्बा बरकरार रहेगा? नहीं, बिल्कुल जज्बा बरकरार रहेगा अगर सरकार इस तरह का काम करेगी। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के सह संयोजक हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर अशोक यादव। लेकिन यहाँ आप एक चिकित्सक होने के साथ साथ एक वेदना, एक पीड़ा भी आपके अंतर्गत है। आपने एक बात कही है, हर कुछ संभव है लेकिन डर के साए में इलाज नहीं हो सकता। धरती के भगवान को यदि आप डराओगे तो भला वो इंसान कैसे सुकून की जिंदगी जी सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। एक और जहां सरकार रिपीट करने की बात करती है, छोटी छोटी क्लिनिकें यदि बंद हो जाती हैं, हर एक व्यक्ति यदि मेट्रो सिटी का रुख करने लगेगा तो संभवतः लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या वर्तमान राजस्थान सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, जो हर समस्या को बहुत इजीली अपने ही अंदाज सॉल्व करते हुए देखे जा सकते हैं, भला उन्हें चिकित्सकों की वो बात क्यों नहीं समझ में आती कि स्पेशलाइज तरीके से यदि इस कार्य को किया जाता, चिकित्सकों को फेवर में लिया जाता, तो बजट से पहले इस तरह का शोर शराबा नहीं हुआ। तो हम खुद भी चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी विश्वास में लेवें, क्योंकि अल्टीमेटली तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके ही मैं समझता हूँ कि जो सेवा का संकल्प है वो पूरा कर सकते हैं। तो सरकार को इनके खिलाफ नहीं है, उनकी वाजिब कोई सुझाव होंगे वो भी हम चाहेंगे स्वीकार करें। हम चाहेंगे सबको साथ मिला के करेंगे, तभी तो ये कामयाब होगा हमारा सपना जो यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस का है। राइट टू हेल्थ बिल लाने तो एक कानून बनना एक बात है, कानून लगना, लागू होना दूसरी बात है। जो देखा आपने 3 काले कानून जो किसानों के आए थे, तब देखा आपने कोई लागू नहीं हो पाए। हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते, हमारा कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है कि बिल लाए थोप दें बिल को। सबको साथ लेके सबकी सलाह से हम चलेंगे, तभी मैं समझता हूँ कि वो कानून बन पाएगा, और कानून बनने के बाद लागू हो पाएगा। ये हमारी खुद की मंशा है। पर प्राइवेट सेक्टर को मैं भी अपील करना चाहूंगा कि कुछ खुद को आगे आना चाहिए। ये कुछ बातें ऐसी लिखी होती है जो एक आम इंसान के हित की होती है, और उसमें अगर सरकार बिल आती है तो दबाव पड़ता सभी पर, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी संस्थाओं पर, और सब मिलकर ही हमको गवर्नेंस देने की बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर भी, तो वो तभी दे पाएंगे।